वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग बात कर रहे हैं 6 क्लास का ज्योग्राफी का कीवर्ड बाय लाइन पढ़ते हैं और इसमें से जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट हैं उसे चूज करते हुए कीवर्ड्स निकालते हैं। तो चलिए आप भी कीवर्ड्स तैयार करना हमारे साथ साथ शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है 5वां चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहा लाता है। पृथ्वी का ठोस भाग को क्या कहते हैं? भूमंडल। पहले तो यहाँ पे एक शब्द बनेगा क्या? परिमंडल। परि का मतलब होता है बाहर, मंडल का मतलब आवरण। तो पृथ्वी का बाह्य मंडल की बात कर रहे हैं। इसमें से एक मंडल जो ठोस भाग है, भूमंडल, जो कि ठोस भाग है। भूमंडल कैसा भाग है? ठोस भाग है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है वो है वायुमंडल। तो जो गैसीय भाग है वो क्या है? वायुमंडल है। तो ब्रैकेट में आप क्या लिख दीजिएगा? वायुमंडल के गैसीय भाग। गैसीय भाग क्या हो गया? ये हमारा वायुमंडल हो गया। और भूमंडल कैसा हो गया? ठोस भाग हो गया, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। कुछ जानकारी के लिए कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78% पाई जाती है तथा ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाई जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ये पूछा जाता है कि 0.03% पाई जाती है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल मतलब ये जो जलीय भाग है या कह सकते हैं द्रवीय मंडल है वो क्या है? जलमंडल। तो द्रव भाग जो है वो क्या है? जलमंडल, जो कि महासागर, समुद्र में पाए जाते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, बर्फ, जल और जलवाष्प। जल की मूलतः 3 अवस्थाएं, जो कि सभी अवस्थाएं में, बर्फ जो कि ठोस रूप में, जल जो कि द्रव रूप में और जलवाष्प जो कि गैस रूप में पाई जाती है। तो आशा है कि ये सारे चीज़ आप ये सारे कीवर्ड्स के तौर पे इस्तेमाल कर चुके होंगे। नहीं भी किए होंगे तो आप रोक कर भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ होता है पत्थर और एटॉम्स का अर्थ होता है वाष्प। ह्यूडोर का अर्थ होता है जल और बायोस का अर्थ होता है जीवन। ये पूछा जाता है, ठीक है, कि लिथोस का मतलब क्या होता है? पत्थर। लिथोस का अर्थ क्या होता है? पत्थर। एटमॉस का अर्थ क्या होता है? वाष्प। एटॉम्स का अर्थ क्या होता है? वाष्प। और ह्यूडोर का अर्थ क्या होता है? जल। ह्यूडोर का अर्थ जल और बायोस का अर्थ क्या होता है? जीवन। ये पूछा जा सकता है। ये लिथोस, एटमॉस, ह्यूडोर और बायोस ये किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो जीवमंडल में जल, स्थल और हवा तीनों मिलते हैं। इसको अगर समझना चाहें तो मान लेते हैं कि ये हिस्सा अगर जलमंडल है और ये हिस्सा वायुमंडल है और ये हिस्सा स्थल मंडल है, तो ये वाला हिस्सा हमारा जीव मंडल है, मतलब जिसमें जीव निवास करते हैं। यानी बहुत सारा वायुमंडल का हिस्सा है जहाँ जीव नहीं निवास करते हैं, बहुत सारा जल का भी हिस्सा है जहाँ जीव निवास नहीं करते हैं और बहुत सारा स्थल का भी हिस्सा है जहाँ जीव निवास नहीं करते हैं। तो जीव निवास वहीं करते हैं जहाँ पे जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों का समावेश होता है। वहीं पे क्या होता है? जीवों का निवास स्थान बनता है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यानी भूमंडल किसका बना होता है? भूपर्पटी और मिट्टी का।
मिट्टी, चट्टान, ये सब का जो भूपर्पटी होता है यानी भूमंडल का जो सबसे ऊपरी परत होता है वो किस चीज़ की बनी होती है? चट्टान एवं मिट्टी का। तो भूपर्पटी लिख के ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं? चट्टान प्लस मिट्टी। इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। भूपर्पटी में ही क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व। वो तत्व जो जीव ग्रहण करते हैं या जिससे उन्हें पोषण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप, स्थल भाग को क्या कह सकते हैं? बड़े स्थल भाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और बड़े जलाशय भाग को क्या कहेंगे? महासागरीय बेसिन। बेसिन का मतलब क्या होता है? बेसिन जैसे आप सुने होंगे कि किचन में पहले गांव देहात में बेसिन रखा जाता था। बेसिन का मतलब कोई गड्ढा वाला चीज़ जिसमें कोई पात्र ऊपर से रखा जाता है। तो उसी प्रकार का समझ सकते हैं पृथ्वी पे जो गड्ढा है जिसमें जल रखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? बेसिन। और ये हो गया महासागरीय बेसिन। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हम लोग चित्र में देखेंगे कि विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या ये सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? स्थलीय तो नहीं जुड़े हुए हैं परंतु जलीय भाग जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। याद रखें, उसे क्या कहा जाता है? समुद्र तल कहा जाता है। तो समुद्र तल जो होता है उसकी ऊंचाई सभी जगह समान होती है। तो स्थल की जो ऊंचाई मापी जाती है वो कहाँ से मापी जाती है? समुद्र तल से। और समुद्र तल को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है और उसी से किसी ऊंचाई को मापा जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो वो जितनी भी ऊंचाइयाँ किसी चीज़ की दी गई है वो कहाँ से दी गई है? वो दी गई है समुद्र तल से। तो समुद्र तल की ऊंचाई को क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। तो उससे कोई चीज़ कितना ऊपर है इसी को, जैसे यहाँ पे आप महासागर देख रहे होंगे, प्रशांत महासागर, चूँकि ये गोल है तो उस तरफ से भी आपको दिखेगा प्रशांत महासागर का हिस्सा। यहाँ पे आपका हिंद महासागर हो गया, उसके अलावे नीचे हो गया दक्षिणी महासागर और ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये क्या है? अटलांटिक महासागर। और ऊपर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और फिर से इधर कौन सा है? प्रशांत महासागर। यही वाला चीज़ गोल करके जुड़ा हुआ है। तो आप इन महासागरों के नाम भी लिख लें। कौन कौन? प्रशांत महासागर जो कि सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर जो कि भारत का नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, चूँकि इसमें भारत का बहुत बड़ा यहाँ पे हिस्सा है जो इस हिंद महासागर में है। तो हिंद महासागर, ऊपर के महासागर को आर्कटिक महासागर और ये नीचे वाले को जो कि अंटार्कटिका की तरफ है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर। और बीच में जो यूरोप या अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को, या यूरोप और उत्तरी अमेरिका को अलग कर रहा है वो कौन सा महासागर है? वो है अटलांटिक महासागर। तो आपको यहाँ पे कितने महासागर हो गए? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। इसके अलावा आप देख रहे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े पर्वत, तो वो सभी लिखते चलें। ये सब जो नाम है वो लिखते चलें। जैसे महादेश में यहाँ पे आप देख रहे होंगे उत्तरी अमेरिका, ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? उत्तरी अमेरिका महादेश। ये महादेश है या महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप, बहुत विशाल द्वीप है, स्थल भाग है। और नीचे क्या अंश है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, इसको साउथ SA लिख देंगे, साउथ अमेरिका। ये कौन सा हो गया? अफ्रीका, AF से अफ्रीका हम समझ लेंगे। यूरोप महादेश है। ठीक है, और यहाँ है एशिया और ये आपका रहा ऑस्ट्रेलिया। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी हो गई? महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। हाँ, अब चलिए यहाँ पे पर्वत दिया गया है, उन पर्वतों के भी नाम लिख लीजिए। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। एक क्रम से चलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत का नाम है रॉकी पर्वत। यहाँ पे देख रहे हैं रॉकी पर्वत। ठीक है, और
उत्तरी अमेरिका में ही एक पर्वत है, उसको नाम है अपलेशियन पर्वत। कौन सा पर्वत? अपलेशियन पर्वत। तो रॉकी और अपलेशियन कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महादेश में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप एंडीज पर्वत देख रहे होंगे। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका में। और यहाँ पे है अमेजन नदी, बहुत विशाल नदी है, सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, जो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एटलस पर्वत, ये कहाँ है? अफ्रीका में है। किस महादेश में है? अफ्रीका में, एटलस, ठीक है, पर्वत। उसके बाद है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत ये भी कहाँ है? अफ्रीका में है। नील नदी जो कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है, ये भी कहाँ है? अफ्रीका में है। तो आप अफ्रीका महादेश लिख के ये सब चीज़ को लिख सकते हैं कि अफ्रीका महादेश में ये सब प्रमुख चीज़ें हैं जो कि आप भौगोलिक दृष्टि से आप समझ सकते हैं। अफ्रीका महादेश में कौन है? एटलस पर्वत है, डेकेंसबर्ग पर्वत है, नील नदी है जो सबसे लंबी नदी है, और सहारा मरुस्थल जो सबसे बड़ा मरुस्थल है। वहीं पे अफ्रीका और यूरोप के बीच जो सागर है उसे भूमध्य सागर कहते हैं। और ये जो यूराल पर्वत आप देख रहे होंगे, यूराल पर्वत जो है, ठीक है, ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। ये किसका भाग है? एशिया का ही भाग है। उसके बाद आप देख रहे होंगे हिमालय पर्वत, और हिमालय के बगल में क्या है? तिब्बत का पठार है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में ये आप देख रहे होंगे डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ग्रेट सैंडी डिजर्ट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पर्वत कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो यहाँ पे जो जो आपको दिखा गया है ये सारे चीज़ को आप कीवर्ड्स के तौर पे लिख लें, ताकि आपको जब रिवाइज करें तो आपको ध्यान रहे। यहाँ पे एक और भी पर्वत दिख रहा है यूरोप में, वो क्या है? अल्पस पर्वत। कौन सा? अल्पस पर्वत कहाँ है? यूरोप में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इस समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना है? ब्रैकेट में लिख लीजिए। और ये कहाँ है? अभी अभी हिमालय का ही हिस्सा है, तो ये एशिया महाद्वीप में ही है, और ऐसे ये नेपाल में है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा जो खाड़ी है या बेसिन है वो कौन है? वो मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? ये मेरियाना गर्त लिख के ये प्रशांत महासागर जो कि सबसे विशाल महासागर है उसी का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना 11,022 मीटर गहरा है। 11,022 मीटर मेरियाना गर्त है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें डब्बे का चीज़ ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे कंपटीशनों में पूछते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्गे शेरेपा कौन थे? ये दोनों नाम एडमंड हिलेरी और भारत का कौन थे? ये न्यूजीलैंड के थे। और तेंजिंग नॉर्गे शेरोपा कब? 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। एक शेरेपा और दूसरा हिलेरी, ठीक है। जापान की जुंको तोबाई विश्व की पहली महिला थी। कौन? जुंको तोबाई कहाँ की थी? जापान की थी। जापान की पहली महिला थी जिसने 16 मई महीने में ही लोग माउंट एवरेस्ट पे सबसे ज़्यादा चढ़ते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, वहाँ उसके इर्द गिर्द
ज़्यादा न गर्मी होता है और ना ज़्यादा ठंड होती है। हाँ, ऊपर तो एवरेस्ट के चोटी पे तो क्या होगा, एवरेस्ट के चोटी पे तो ठंड होगा ही, परंतु सामान्य तौर पे उसके इर्द गिर्द क्या होता है, सामान्य मौसम रहता है। बिछेंद्री पाल, एक बिछेंद्री पाल नाम सुने होंगे, ये भारत की पहली महिला थी। इन्होंने भी कब चढ़ाई की थी, 23 मई 1984 को, 23 मई 1984 को। तो एक चीज़ आप गौर से देख रहे होंगे कि सभी लोग जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं वो मई महीने में ही करते हैं, क्योंकि मई महीने में ग्रीष्म पूरी तरह से नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो बिछेंद्री पाल भारतीय पर्वतरोही, जो पर्वत पे चढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पर्वतरोही कहते हैं। तो बिछेंद्री पाल एक पर्वतरोही थी। जापान की जुंको तबाई ये भी क्या थी, पर्वतरोही थी। वहीं एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेर्पा भी पर्वतरोही थे। आगे है महाद्वीप के बारे में। तो अभी अभी हम लोग पढ़े तो थे, ठीक है, क्या महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़े थे। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप हैं कौन कौन, एशिया, कौन कौन है, एशिया, आपको ध्यान है, आप दिमाग में आप पिक्चर लाएं, यूरोप, ठीक है, जो यूराल पर्वत से अलग होता था ये दोनों, अफ्रीका, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तथा वो जो नीचे उजला सा था ना उसको क्या बोलते थे, अंटार्कटिका। तो कितना हो गया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, स्थलीय गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पे महाद्वीप ज़्यादा पाए जाते हैं, स्थलीय गोलार्ध है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, यूरोप एशिया मिलके क्या बन जाता है, यूरेशिया। यूरोप एशिया यूरेशिया, यूरोप एशिया यूरेशिया। वहीं यूरोप एशिया से बहुत छोटा है ना। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जो 66.5 डिग्री उत्तरी वृत्त है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। तो आर्कटिक वृत्त जो होता है वो कहाँ से गुजरता है, यूरोप से। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति पता लगाइए कि यूरोप कहाँ है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। कौन, विषुवत वृत्त। तो विषुवत वृत्त को ही तो हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जो कहाँ से होके गुजरती है, अफ्रीका महादेश के बीचों बीच से गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि विषुवत से तो बहुत बड़ा भाग उत्तरी में और बहुत सारा भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित होकर कर्क, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर
तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखें कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन, सहारा मरुस्थल, दोनों इसी अफ्रीका में मौजूद है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त इनके किन किन भागों से होकर गुजरता है। तो इसके लिए तो आपको एटलस जाकर देखना पड़ेगा। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, पनामा संधि। याद रखें, क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि से कौन जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। किस संधि से जुड़ा हुआ है, पनामा स्थल संधि से। पनामा स्थल संधि से कौन जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे दिख रहा है, यही है वो पनामा जल संधि। स्थल मतलब स्थल संधि, स्थल संधि मतलब दो बड़े स्थलीय भाग जब जुड़ते हैं, किसके द्वारा, स्थल के द्वारा, तो उसे स्थल संधि कहते हैं। परंतु जब दो बीच में जल का दो बड़ा जलीय भाग जब जुड़ता है किसी मतलब जलीय मार्ग से, तो उसे हम जल संधि कहते हैं। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर यानी हिंद महासागर, ये दोनों यहाँ जुड़ रहा है, तो ये कहलाएगा जल संधि। और इधर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चूंकि एक स्थल से जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे स्थल संधि। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है, जो दो बड़े जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। और स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है, जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो आप एक चीज समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे है पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि, और एक आपको क्या मिला, पाक जल संधि। पाक जल संधि मतलब इस संधि को क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के जल को जोड़ता है। कौन, पाक जल संधि। और ये कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है पाक जल संधि, कहाँ, ये मौजूद है श्रीलंका और भारत के बीच। जबकि ये पनामा स्थल संधि ये कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच। आगे हम लोग कहेंगे, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, एक तरफ प्रशांत है और एक तरफ क्या है, अटलांटिक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी ऊंची नहीं लंबी, कौन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, वो कहाँ है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, मोटा मोटी हम मतलब पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान। सबसे लंबी नदी कहाँ है, अफ्रीका में नील नदी। सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, एशिया में माउंट एवरेस्ट। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, क्या है, लंबी पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला कैसी है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी लंबी नहीं, कौन, बड़ी नदी कौन है, अमेजन, जो कहाँ है, तो लंबी पर्वत और बड़ी नदी अमेजन कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और क्या नाम है, द्वीपीय महाद्वीप। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, जो कि सबसे
छोटा महाद्वीप है। इस चीज़ को आप द्वीपीय महाद्वीप लिख के ब्रैकेट में ऑस्ट्रेलिया लिख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या है, सबसे छोटा वाला महाद्वीप है। अगला है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध के स्थित दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप के मध्य में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप के मध्य में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों ने यहाँ क्या बना रखे हैं? शोध केंद्र बना रखे हैं। ठीक है, वहाँ रिसर्च सेंटर बना रखे हैं। भारत का भी शोध केंद्र यहाँ पे है, जिसका नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये दोनों क्या है? तो ये अंटार्कटिका महादेश का शोध केंद्र है, जो कि भारतीय शोध केंद्र है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख चुके होंगे ये सारे जानकारियां, आप इकट्ठे करते चल रहे होंगे। कहता है जलमंडल, पृथ्वी को जल की वजह से ही क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर कितना परसेंट? 71% भाग पर जल है, जल। ठीक है, और 29% भाग पे क्या है? स्थल है। ठीक है, जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी शामिल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत जल? 97% जल महासागरीय जल कितना है? ये चीज़ पूछा जा सकता है कि महासागरीय जल कितना है। यहाँ से आप डाटा उठा सकते हैं कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला 97.5% जल महासागरों में है, जिसको लवणीय जल भी कहते हैं। चूँकि ये महासागरीय जल को क्या कहते हैं? लवणीय जल कहते हैं, चूँकि यह का मतलब नमकीन होता है, जो कि खारा जिसको कह सकते हैं। और वहीं अलवण जल कितना है? 2.5%, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, परंतु उसका भी बहुत सारा भाग बर्फ़ के रूप में स्थित है। यहाँ पे ये छोटा सा चौकोर बॉक्स दिया है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को जोड़ने वाला ये कौन सा है? पनामा स्थल संधि। यूरोप, एशिया, तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला है यूराल पर्वत। ठीक है, और ये अफ्रीका, तो यहाँ पे ये कौन सा होगा? भूमध्य सागर। और ये बीच में कौन होगा? अटलांटिक महासागर। और इधर क्या होगा? प्रशांत महासागर। इधर होगा प्रशांत महासागर, यहाँ होगा हिंद महासागर। ठीक है, और ये है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, महाद्वीपों के तुलनात्मक आकार, सबसे बड़े महाद्वीप का नाम एशिया। कौन बड़ा है? यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया तो सबसे छोटा है, इसलिए यूरोप बड़ा है। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल है, मात्र 2.5% रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। 97.5%, 71% भूभाग पर जल होने के बाद भी हमें पानी की कमी महसूस होती है। आगे है आपका महासागर। महासागर, तो चलिए शुरुआत करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, ये याद रखें। महासागरीय जल भी क्या होता है? गतिशील रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें तरंगे बनते हैं, ज्वार भाटा बनते हैं, है ना, तरंगों के कारण और ज्वार भाटा के कारण। तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन कौन? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं।
बड़े से बड़े छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा कौन है? प्रशांत महासागर, जैसा कि हमने दिखाया था पिक्चर में। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है ना। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र में आपने देख ही चुके हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। आगे है अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस के आकार का है। यहाँ पे अभी अभी आपको बताया गया कि प्रशांत महासागर का जो आकार है वो क्या है? गोलाकार है। कैसा है? वृत्ताकार है ना, वृत्ताकार है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है उसका आकार कैसा है? वृत्ताकार है। जबकि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एसकार है। एसकार इस तरीके का टेढ़ा है। ठीक है, एसकार, एस आकार। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित का मतलब टूटा फूटा। यह देख रहे हैं, ये दंतुरित तटरेखा है। ये एक क्रम में नहीं है, ये आगे पीछे है। ठीक है, खुरदरी है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर का तटरेखा कैसा है? दंतुरित तटरेखा है। कैसी? दंतुरित तटरेखा किस महासागर की है? तो वो है किसकी? अटलांटिक महासागर की। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श है। अब ये क्या कहते हैं? पोताश्रय किसको कहा जाता है? इसको बंदरगाह कह सकते हो। पतन का मतलब वहाँ जहाँ पे पानी का जहाज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोताश्रय या पतन, यानी बंदरगाह। आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, इसको हम कौन सा महासागर कह सकते हैं? व्यस्त महासागर। कौन? अटलांटिक महासागर जो है वो कैसा महासागर है? वो व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार लिख के क्या लिख देंगे? हिंद महासागर। हिंद महासागर का आकार कैसा है? हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। जबकि अटलांटिक महासागर का आकार एसकार है और प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका और पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण महासागर अटलांटिक महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, किसको? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर को, महाद्वीप को कौन घेरता है? दक्षिणी महासागर। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक यह फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव की तरफ, जैसे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अंटार्कटिका है मतलब दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के ओर है, जबकि आर्कटिक महासागर जो है वो उत्तरी ध्रुव की ओर है। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त पे स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एवं संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। बेरिंग जल संधि किसके?
आर्कटिक और प्रशांत के बीच के जल संधि को क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है। कौन? आर्कटिक महासागर। आगे है वायुमंडल। तो हमने स्थलमंडल की बात कर ली, हमने जलमंडल की बात कर ली, अब हमारा है वायुमंडल। वायुमंडल का ये सबसे निचला हिस्सा क्षोभमंडल, उसके बाद समतापमंडल, उसके बाद मध्यमंडल और उसके बाद आयनमंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। तो ये आप देख रहे हैं वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा क्षोभमंडल। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह को महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य के कुछ हानिकारक विकिरणों से भी बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ। ये पूछा जाता है कि वायुमंडल की ऊंचाई कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, वायुमंडल कितना ऊंचा है? 1600 किलोमीटर। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य चीज़ों के आधार पर 5 परतों में, वायुमंडल को कितने परतों में? 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह में शुरू करते हैं तो क्षोभमंडल सबसे निचली सतह, समतापमंडल, क्षोभमंडल के बाद की सतह, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। अब हम इन मंडलों के बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, उन मंडलों की क्या विशेषताएं हैं। अभी अभी आप लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो रोक कर आप लिख सकते हैं बार बार। आगे, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। क्योंकि इनके अनुसार, आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें मात्र 1%, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पर्वतरोही जो जाते हैं वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है और यह घनत्व समुद्र तली पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतरोही, मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जैसे बिछेंद्री पाल थे जो अभी अभी थे ना, नाम आया था, पर्वतरोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ क्या लेकर जाना पड़ता है? पर्वतरोहियों को ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आपका वायुमंडल हुआ, ये स्थलमंडल, ये जलमंडल है ना, और ये सारे जीव जो हैं वो हमारे जीव मंडल में हैं। किस मंडल में? जीव मंडल में, यानी जैव मंडल में। ये हमारा जैव मंडल हुआ। आगे, ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होती है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये पूछा जाता है कि वायु हमेशा किधर से किधर बहती है। तो वायु का प्रवाह, वायु प्रवाह लिख सकते हैं। वायु के गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। तो पवन का जो प्रवाह होता है, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। इसका प्रवाह हमेशा उच्च दाब से, किधर से? उच्च दाब से यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होती है। आगे है जीव मंडल। तो हम लोग स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों की चर्चा कर लिए। अब है जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह
वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। तो जीव मंडल के प्राणियों को दो जगत में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार समूह द्वीप का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह सका। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों, गाड़ियों के उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को एवं महत्वपूर्ण घटक है, वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग आवश्यक है। आगे कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, तो इसे पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो ये हो गए स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो वो महाद्वीप हो गए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वायुमंडल से बाहर से जल के कारण पृथ्वी नीला दिखता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी महाद्वीप हैं, ज़्यादातर महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, इसलिए उसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। जीवित प्राणियों के जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल इसलिए क्योंकि वहाँ उन्हें आवास, भोजन और अनुकूलन मिलता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो वो है यूराल पर्वत श्रृंखला। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है स्थल संधि से, पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान है? तो पृथ्वी का थल मंडल जो है, स्थल मंडल ठोस चट्टान है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। खाली स्थान को भरने वाला आ गया। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग तो मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। का नाम देश के नाम पर है, तो हिंद महासागर का नाम भारत देश के नाम पे है। स्थल, जल, हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो वो है जैव मंडल। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। और बाकी जो करके देखने वाली बात है, तो आप इसे पढ़ के देखिए, फिर करके देखिए। पहले पढ़ के देखिए और फिर करके देखिए। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। पायनियर स्टडी के साथ बने रहिए, कीवर्ड बनाते चलें।